अक्सर सड़क किनारे आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा। यह मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी, उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद की सेना। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ करता था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 12 साल बाद इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती और अपने इसी एक गोल्ड मेडल के दम पे आज नीरज चोपड़ा विराट कोहली को भी टक्कर दे रहे हैं। गाइस, नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्हें गैटोरेड पेप्सिको का एंडोर्समेंट मिला है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही हैं। इससे तो एक कहावत याद आती है कि अगर आप अच्छा भागोगे तो लोग आपको जूते भी देंगे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप मुझे जूते दो फिर मैं अच्छा भागूंगा तो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और अपने दम पर वो सब चीजें पाओ जो आप चाहते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। टोक्यो ओलंपिक के विमेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया मगदलेना ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख रुपए में बेच दिया। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन जान के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पोलैंड की मारिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल, इसलिए नीलाम कर दिया कि उन्हें 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए पैसा डोनेट करना था।
और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल खरीदा, उस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल अपने पास रखा ही नहीं, बल्कि मारिया को ही सिल्वर मेडल की देखरेख करने को कहा। बहुत बड़ी मिसाल मारिया ने और उस कंपनी ने पेश की है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कई लोग इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही दिमाग लगाया एक चाइनीज आदमी ने। उस बंदे ने एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा जिसके साथ में वीआईपी लाउंज का एक्सेस और उसका खाना एब्सोल्युटली फ्री था। अब उस बंदे ने क्या किया, ध्यान से सुनेगा। वो सबसे पहले वीआईपी लाउंज गया, वहां पर फ्री का खाना खाया और उसके बाद अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवा दिया। फिर से अगले दिन आया, फिर से वो वीआईपी लाउंज गया और वहां का फ्री का खाना खाया और उसके बाद उसी टिकट को फिर से रीस्केड्यूल करवा दिया। और ऐसे करके उसने कम से कम 300 बार अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवाया और 300 बार वीआईपी खाना फ्री में खाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उस टिकट को फाइनली कैंसिल करवा दिया और उसको सारा का सारा अमाउंट रिफंड मिल गया। हद हो गई। गाइस, आपको इस बंदे के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर, यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो। ये होता है वीजा। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काट कर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते? तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। वर्ल्ड क्लास वैक्यूम क्लीनर कंपनी में डायसन का नाम आता है, जिसके फाउंडर हैं जेम्स डायसन। लेकिन सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डायसन को सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का प्रोटोटाइप बनाने में 15 साल का समय लगा और वो कम से कम 5126 बार फेल हुए। 15 साल और 5127 ट्राई के बाद उन्होंने वो वैक्यूम क्लीनर सक्सेसफुली बनाया और आज डायसन कंपनी 70,000 करोड़ की कंपनी है। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोशिशें नहीं छोड़ते तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। गाइस, आपको डायसन की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते। तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। गाइस, आपको दोनों फैक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग हेल्थ वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी कहावतें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा देती हैं। उन्हीं में से एक कहावत अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। पहला, वो जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया। दूसरा, वो जिसने मुसीबत के समय आपको छोड़ दिया। और तीसरा, वो जिसने आपको मुसीबत में डाला। गाइस, आपको ये कहावत कैसी लगी और आप इससे कितना रिलेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।